जय हिंद साथियों। आज के लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, विभिन्न माध्यमों के अपूर्णांकों में संबंध। अब तक पिछले लेक्चर में आप अपूर्णांक क्या होता है ये सब बात आप पढ़ चुके हैं। n बराबर c/v, उस पर न्यूमेरिकल भी कुछ लगा चुके हैं। ठीक, आज देख रहे हैं अपूर्णांकों में संबंध। ठीक है, आज की क्लास में मैं आपको ये भी बता दूंगा कि विरल से सघन में जाने पर अभिलंब की ओर क्यों झुक जाती है किरण, और सघन से विरल में जाने पर अभिलंब से दूर क्यों हट जाती है। तो आप क्लास ध्यान से देखिए। ये सब टॉपिक पढ़ाने के बाद मैं वो टॉपिक का भी चर्चा कर दूंगा कि विरल से सघन में जाने पर अभिलंब की ओर क्यों झुकती है, सघन से विरल में जाने पर अभिलंब से दूर क्यों हटती है। ये मैथमेटिकली अपने को प्रूफ कर देना है। तो चलिए ये देखते हैं। अब देखिए, पहला माध्यम वायु है, दूसरा माध्यम कांच है। हमने मान लिया किरण वायु से कांच में जा रही, तो आपतन कोण अपवर्तन कोण दे दिया है। ठीक है, अब स्नेल का नियम अगर यहां लगाएं तो क्या होगा, स्नेल के नियम लगा दो। तो स्नेल के नियम से देखो, यहीं हम लगा रहे हैं स्नेल का नियम, चाहे इधर से कर लो चाहे वहां से, जहां से मन कहे आपको। यहां भी लगा सकते हैं स्नेल का नियम, यहां से शुरू कर दो। तो चित्र ये सामने है स्नेल के नियम से। स्नेल का क्या नियम है, साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू क्या, 1n2। तो 1n2 हो जाएगा। बोलो सही बात है कि नहीं। समीकरण 1 हो गया, साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू 1n2। यही तो स्नेल का नियम है। 1 से 2 में गया है तो 1n2। एक बात और आप जानिएगा, प्रकाश में उत्क्रमणीयता की घटना पाई जाती है। उत्क्रमणीय घटना होती है प्रकाश में। मतलब क्या होता है, मतलब ये होता है विरल से सघन में आने पर अभिलंब कोण झुक रही है, सघन से विरल में ले जाएंगे तो अभिलंब से दूर हटेगी। इसका मतलब जिस रास्ते आ रही है उसी रास्ते वापस जाएगी। इसे क्या कहेंगे, उत्क्रमणीयता कहेंगे। देखो वापस ले चल रहे हैं, ये देखो ब्लू कलर से हम क्या कह रहे हैं, वापस। अगर वापस ले चलोगे, जाने का रास्ता तो सीधा होगा, लेकिन हट के इस रास्ते को वापस चली जाएगी। क्यों, सघन से विरल में जा रही है तो वापस चली गई है उसी माध्यम, जिधर से आ रही है उसी रास्ते वापस भी जाएगी। कौन, प्रकाश। तो इसका मतलब अब अगर वापस ले चले तो भाई आर आपतन कोण का काम करेगा और आर ये क्या करेगा, अपवर्तन कोण बन गया, बाहर निकले। तो फिर यहां हम लिख सकते हैं, इधर लिख दें, नीचे दिखाई नहीं देगा हो सकता है, तथा साइन आर अपान साइन आई, साइन आर अपान साइन आई बराबर, अब बोलो क्या होगा, 2 से 1 में गया तो 2n1 हो जाएगा। समीकरण 2 से 1 में गया ना तो 2n1, 1 से 2 में आया था तो 1n2। बातें समझ में आई। हाँ, अब समीकरण 1 गुणे 2, समीकरण 1 गुणे 2 कर दो तो बायां का बायां में गुणा हो जाएगा, दाहिना का दाहिने में। तो साइन आई अपान साइन आर, देखो यहां से, और समीकरण 2 का बायां पक्ष का गुणा करो तो साइन आर अपान साइन आई बराबर क्या हो जाएगा, 1n2 गुणे 1n2 दाहिना पक्ष गुणे इसका दाहिना 2n1। भाई कटेगा कुछ, देखो साइन आर कट गया, साइन आई कट गया, कुल कट के क्या हो जाएगा, 0 ना 1, 0 नहीं 1, तो 1 आ जाएगा कट के। 1n2 गुणे 2n1 बराबर क्या हो जाएगा, 1। समझ में आया। यही आपका रिजल्ट हो गया कि 1n2 गुणे 2n1 बराबर 1 कह लो, या एक बात और भी कर सकते हैं। वो क्या सर, बताते हैं, धैर्य रखो। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपूर्णांक गुणे दूसरे के सापेक्ष पहले का अपूर्णांक बराबर 1। मतलब 2 माध्यम अगर है, किरण पहले से दूसरे में आ रही है तो उनका अपूर्णांक गजबी रिलेशन होता है। पहले के सापेक्ष दूसरा गुणे दूसरे के सापेक्ष पहला बराबर 1, मतलब जस्ट अपोजिट होते हैं। यहां से 1n2 निकालोगे तो 1/2n1 आ जाएगा, 2n1 का भाग हो जाएगा। इसका मतलब 1n2 2n1 का उल्टा होगा।
ठीक है, इसका मतलब यही है, व्युत्क्रमानुपाती संबंध है। ठीक, अब यहाँ क्या और बता सकते हैं, बता ये सकते हो कि यहाँ देखो वायु है एयर, और यहाँ क्या है ग्लास, तो जहां एक है वहां वायु रखे हो, जहां दुई है वहां ग्लास रखे हो। तो यहां ऐसा भी कर सकते थे आप, या ऐसा भी कर सकते हो, AN G, पहले के स्थान पे A और दूसरे के स्थान पे G, गुणे दो जहां है वहां G रखो, GNA बराबर क्या हो जाएगा 1। ऐसा भी लिख सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो, या इसे लिख सकते हो ANG बराबर 1/GNA, ऐसा भी लिख सकते हो ANG बराबर 1/GNA, यहां तक भी छोड़ सकते हो, या ANG बराबर 1/GNA लिख सकते हो। सर इससे क्या फायदा होगा, फायदा क्या होगा मैं आपको बता रहा हूं। इधर देखिए, काम यहां तक हो गया है, अब यहां थोड़ा समझ लीजिए, ये रफ मैटर है, कुछ समझा रहा हूं, इसे समझिए। देखो एयर से ग्लास में गई है, तो एयर से ग्लास गुणे ग्लास से एयर, जस्ट अपोजिट, एयर से ग्लास गुणे ग्लास से एयर का अपवर्तनांक का गुणनफल 1 आया है। तो ऐसा भी लिख सकते हो, कुछ भी हो, ANW गुणे WNA बराबर 1, उल्टा, जस्ट उल्टा बराबर 1, WNG गुणे GNW बराबर 1, समझ रहे हो, कुछ भी, WND डायमंड गुणे क्या हो जाएगा उल्टा, DNW बराबर 1, कोई भी उल्टा अपवर्तनांक का गुणा करोगे तो 1 के बराबर आएगा। मेरा बात शायद समझ में आ रहा हो आपको। तो ये भविष्य के लिए आपके बन गया, कुछ भी AND गुणे DNA बराबर 1, कुछ भी निकालो आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ वायु के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक गुणे ग्लास के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक बराबर 1। इन दोनों में कोई एक दिया रहे तो दूसरा निकाल सकते हैं, मतलब ये हुआ। बात समझ रहे हैं? हाँ, कहीं भी एक दे देगा उसका उल्टा पूछ लेगा, जैसे किरण वायु से कांच में दे दिया तो कांच से वायु में अपवर्तनांक पूछ लेगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम इस पर एक सवाल आपको दिखा रहे हैं, एक क्वेश्चन हम दिखा रहे हैं, जरा आप यही समझिएगा। यहां तक तो दिखाई दे ही रहा होगा आशा करता हूं। क्वेश्चन 1 ऐसे कह देगा, पूरा लिख नहीं रहा हूं, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक अर्थात ANG बराबर 3/2 है, तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक क्या होगा। मतलब पूछ क्या रहा है, कांच के सापेक्ष जो पहले रहे उसके सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक क्या होगा, यही पूछ रहा है। तो कैसे निकालोगे सर, इसी फार्मूले में रख देंगे, ANG गुणे GNA बराबर 1। तो ANG का वैल्यू पता है सर, GNA निकालना है, तो GNA बराबर 1 क्या हो जाएगा, ANG हो जाएगा कि नहीं। हाँ, तो 1/ANG का मान रखो 3/2, ऊपर चला जाएगा क्या हो जाएगा 2/3 GNA। सही है, जस्ट अपोजिट हो जाएगा, और क्या, ये सॉल्व हो गया। उत्तर बताने के लिए तो बिना पेन चलाए बता सकते हो। अगर कोई उल्टा पूछ रहा है तो उल्टा जवाब दो, काम खत्म। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2, तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक 2/3 सर, उल्टा पूछो उल्टा जवाब। वायु के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक 12/5, तो हीरे के सापेक्ष वायु का 5/12। जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 9/8, तो कांच के सापेक्ष जल का 8/9। समझ रहे हैं, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3, तो जल के सापेक्ष वायु का 3/4। कोई उल्टा पूछे तो उल्टा जवाब दे दो, जवाब तो उत्तर तुरंत आ जाएगा, लेकिन एग्जाम में अगर आ गया तो आपको इस तरह सॉल्व करोगे तभी नंबर मिलेगा। तो कैसे सॉल्व होता है वो भी बता दिए, तो इसका फायदा समझ में आया। अब आपको मैं 2 क्वेश्चन होमवर्क दे दे रहा हूं, तो फिर आप करके दिखाइएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन 2, ANW वायु के सापेक्ष, कहां लिखें, इधर लिख दें, अभी मिटा देंगे, अभी मिटा देंगे इसे। क्वेश्चन होमवर्क रहेगा, तुरंत मैं मिटा दूंगा, क्योंकि नीचे और भी हमें बातें बताना है। जितने क्वेश्चन लिख रहे हैं आप लिख लो, 1-2 क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, सभी क्वेश्चन हटाऊंगा, क्वेश्चन उतार लेना, फिर ये सब आगे बढ़ाऊंगा कार्यक्रम। अच्छा, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 है, तो जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक क्या होगा। एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन होमवर्क,
HW मिल गया आपको, HW। तीसरा क्वेश्चन, वायु के सापेक्ष डायमंड का अपूर्णांक 12 रुको थोड़ा सा मजेदार काम करते हैं, 2.4 है, तो डायमंड के सापेक्ष एयर का अपूर्णांक बताओ। लो ऐसे कर दिया मास्टर, ठीक है। हाँ, कुछ अपना दिमाग लगाओ। और नीचे अगर दिखाई दे रहा हो तो एक क्वेश्चन और लिख दे रहा हूँ, तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन, वाटर के सापेक्ष ग्लास का अपूर्णांक 9/8 है, तो ग्लास के सापेक्ष वाटर का अपूर्णांक बताइए। इसके नीचे नहीं जाएंगे। अब ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन पहले बना लो, ये होमवर्क है सब, ठीक है। सेम इसी पर है आधारित, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। HW है, तो मैं वो क्वेश्चन भी मिटाऊंगा, ये सब क्वेश्चन मिटाऊंगा, ठीक है। ओके इधर देखो, अब हटा रहा हूँ। ओके हटा दो सर, रोक के बना लो, मैं हटाऊंगा। अब देखो, ये क्वेश्चन का सलूशन भी हट गया। अब मैं चाहता तो इतना जो तामझाम करके यहाँ प्रूफ किया हो स्नेल के नियम से, आपको बिना तामझाम के प्रूफ कर देता एक लाइन में, ये तुरंत आ जाता। जो इतना तामझाम किए हो सब खत्म। कैसे? देखो, ये दोनों प्रूफ करना, A1N2 गुणे 2N1 बराबर 1 लाना है, ANG गुणे GN बराबर 1 लाना है। तो मैं सिखा दे रहा हूँ, सीख लेना, बहुत अच्छा चीज सिखा रहा हूँ। देख लो कैसे प्रूफ करता हूँ। 1N2 गुणे 2N1, यही प्रूफ करना है। कितना आना चाहिए? 1। इसे खोल दो, खोलना सिखाए थे, याद करो। कैसे खोलेंगे? 1N2 गुणे 2N1 बराबर, इसको ले चलो इधर। 1N2 को क्या लिखोगे सर? लास्ट बटे पहला। इसको क्या लिखोगे? लास्ट बटे पहला। याद करो, 1N2 को N2/N1 बताए थे ना, लास्ट बटे पहला करना है। अब देखो कट गया, क्या गया? 1 आ गया कि नहीं? हो गया। 1N2 गुणे 2N1 बराबर 1। विदाउट तामझाम, नो तामझाम, काम खत्म। प्रूफ हो गया। ये वाला प्रूफ करना है, ये भी कर लो। ANG गुणे GN बराबर 1 लाना है, तो चलो इसे खोलो। लास्ट बटे पहला, तो NG ग्लास का अपूर्णांक बटे एयर का अपूर्णांक गुणे एयर का अपूर्णांक बटे ग्लास का अपूर्णांक, काटो। 1 आ गया, हो तो गया भाई, वही प्रूफ हो गया कि नहीं? कोई भी चीज प्रूफ कर सकते हो मेरे भाई, आराम से। समझ में आया बात? 1 आ जाएगा। अब 2 से ज्यादा माध्यम हो, 2 से अधिक माध्यम हो तो क्या करें ना? हाँ, तो चलो हम दिखाते हैं। ये तो आपको हम ऐसे ही सिखा दिए ना। यदि 2 से अधिक, सवाल इस पर इंपॉर्टेंट होता है जो बताने जा रहे हैं। माध्यम हो, मतलब पहला माध्यम क्या हो सर? पहला माध्यम एयर हो। दूसरा माध्यम क्या हो? वाटर हो, जल हो, जल लिख लेना हिंदी में। तीसरा माध्यम क्या हो? ग्लास हो। लो, कांच। 3 माध्यम हमने लिख दिया। तो अपूर्णांक कैसे लिखोगे? अपूर्णांक ऐसे लिखोगे, एयर से किस में जा रहा है? वाटर में, तो ANW गुणे W कहाँ जाएगा? ग्लास में, WNG गुणे, फिर ग्लास से लास्ट में क्या होगा? लास्ट में फिर हवा ही होगा। हाँ सर, तो ग्लास से फिर कहाँ चला जाएगा? हवा में। बराबर क्या आएगा? 1। सबका गुणनफल कितना आएगा? 1। अगर जिंदगी में कभी भी 1 करोड़ माध्यम हो, कितना? 1 करोड़, यदि पहला माध्यम ही अंतिम माध्यम हो तो क्रम से करते जाओ, सबका गुणनफल 1 के बराबर आएगा। लेकिन याद रखना, जब पहला माध्यम ही अंतिम माध्यम हो तभी। अगर पहला माध्यम अंतिम माध्यम नहीं है तो नहीं आएगा। सर यहाँ तो पहला माध्यम एयर है और अंतिम माध्यम ग्लास है, आपको लग रहा है ना? नहीं, चौथा माध्यम भी है यहाँ, हवा। वो लिखे नहीं है, हवा से गई, हवा में चली गई। फिर चौथा माध्यम हवा, 4 माध्यम फिर एयर है। समझ में आया? मतलब वायु, जल,
वायु के बाद जल, फिर कांच, फिर हवा, लास्ट में भी वही माध्यम है जो पहला माध्यम है, तब सबका गुणनफल क्या आएगा? 1 आएगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो 1 कभी नहीं आएगा, ध्यान देना। अगर पहला माध्यम ही अंतिम माध्यम होगा, सबका गुणनफल 1 आएगा। अब इसी को WNG निकालने के लिए कहा जाता है। ये सब फालतू है, ये बोर्ड में काम करेगा, मतलब आपको भविष्य में जब इंटर में जाओगे तब भी काम करेगा, इसलिए बता दे रहा हूं। ऐसे ही प्रूफ करवाते हैं लोग, हमें जरूरत नहीं है, हम आपको दूसरे तरीके से भी बता देंगे। ANW भाग हो गया, ये GN A हो गया। इसे थोड़ा और खोल दो तो WNG बराबर क्या हो जाएगा? 1/ANW गुणे 1/GNA लिख सकते हो। और 1/GNA बराबर क्या लिख सकते हो? यहीं से बताओ, 1/GNA यहाँ से। अरे भाई यहाँ से बता सकते हो कि नहीं? जब ANG गुणे GNA बराबर 1 है तो ANG बराबर 1/GNA नहीं हो जाएगा? बोलो, हो जाएगा कि नहीं? आराम से हो जाएगा। तो रख सकते हो 1/GNA के स्थान क्या? ANG। 1/GNA के स्थान पे ANG लिख सकते हो, तो इसके स्थान पे टोटल क्या लिख सकते हो? ANG। तो WNG बराबर 1/ANW गुणे ANG। तो क्या आ गया? ANG/ANW। तो WNG बराबर ANG/ANW प्रूफ हो गया। लो, ये भी प्रूफ हो गया, 3 माध्यम वाला, एक से अधिक मतलब 3-4 माध्यम वाला हो गया ना। इसकी भी जरूरत प्रूफ करने की नहीं है, ये तो हम तुम्हें प्रूफ कर दिए। बोर्ड में पूछता है तो इसी तरह से प्रूफ करना होता है। जरूरत किसी चीज की नहीं, अपने को जरूरत किसी चीज की नहीं है। सबसे बड़ी मजेदार बात यही प्रूफ करना है सर। इतना जो ताम झाम किए हैं, हमको WNG निकालना है तो कैसे निकालें? देखो, आपको यही इतने में बता दे रहे हैं कैसे निकालें। सर WNG निकालना है, क्या जानते हो WNG को? लास्ट बटे पहला, लास्ट बटे पहला, यही सिखाया है ना। अपूर्णांक कैसे खोलते हैं? जब भी बात है खोल दो बस। लास्ट बटे पहला। NG कांच का अपूर्णांक, NW एयर जल का अपूर्णांक। और आपको एक बात बताए थे, जिसके आगे कोई नहीं उसके आगे का, उसके आगे हवा। तो जिसके आगे कोई नहीं उसके आगे एयर अपने आप लग जाता है। पढ़ाए हैं पिछले लेक्चर में। हो गया क्या? वही फार्मूला आ गया क्या? देख लो, क्या जरूरत है इस सब ताम झाम करने की? तो आप आराम से सब ताम झाम न करके डायरेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मैंने अपूर्णांकों में संबंध आपको पढ़ाया भी और डायरेक्ट भी सिखाया कैसे होगा। अब इन सब पे सवाल हम लोग करेंगे, ठीक है? तो इसे बना लो, फिर हम लोग इस पर सवाल अपूर्णांकों में अभी सवाल करते हैं तुरंत, ठीक? ये पहला, दूसरा, तीसरा, ये 3 क्वेश्चन से आप अपूर्णांकों में संबंध पर जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप आराम से कर जाएंगे, जो अपूर्णांकों के विभिन्न माध्यमों के अपूर्णांकों के संबंध के हैं, ठीक है? अपूर्णांक तो पूरा चैप्टर ही है। अपूर्णांक स्नेल का नियम भी है, वहां से भी अभी सवाल नहीं बताए हैं। हम लोग लास्ट तक आते आते वहां से भी सवाल देख लेंगे। मतलब पहले इसे पढ़ लीजिए। जल क्या करा है? वायु के सापेक्ष कांच का अपूर्णांक 3/2 है तथा कांच वायु के सापेक्ष जल का अपूर्णांक 4/3 है। तो जल के सापेक्ष कांच का अपूर्णांक क्या होगा? कांच के सापेक्ष जल का अपूर्णांक क्या होगा? तो ये 2 क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर हैं। इसके बाद यहाँ कह रहा है तीसरे में, वायु के सापेक्ष कांच का अपूर्णांक 1.5 है तथा कांच के सापेक्ष हीरे का अपूर्णांक 1.61 है। तो वायु के सापेक्ष हीरे का अपूर्णांक क्या होगा? ये दोनों ही बड़े VIP मस्त क्वेश्चन है, जरा देखिए, दोनों समझ लीजिए, तीनों मस्त हो जाएंगे। चलिए कैसे लगाएं सर? अपने को कोई भी फार्मूला नहीं दिमाग में रखना है, सीधी सी बात, नो फार्मूला। इतना मजेदार चीज है, वैसे ही आ जाता है बिना फार्मूली के। हाँ, फार्मूला वार्मूला नहीं रखना है। तो पहला वाला चले, चलो पहला ही कर लेते हैं सर। पहले पहला क्वेश्चन देखो, सॉल्व करते हैं। क्या? जल के सापेक्ष कांच का अपूर्णांक निकालना है। निकालना क्या है सर? जल के सापेक्ष कांच का अपूर्णांक, ये क्वेश्चन है। जो निकालना है उसके आगे क्वेश्चन मार्क। कैसे लिखा जाता है पता ही है? जल के सापेक्ष कांच का अपूर्णांक ऐसे लिखा जाता है। दिया क्या है? जो दिया है जरा उसे देखो। वायु के सापेक्ष कांच का अपूर्णांक दिया है, वायु के सापेक्ष कांच का अपूर्णांक दिया है 3/2। ऊपर तो नहीं हो रहा है? 3/2। तथा वायु के सापेक्ष जल का अपूर्णांक दिया है 4/3। वायु के सापेक्ष जल का अपूर्णांक ऐसे ही लिखा जाता है। लिखना तो आपको आने लगा होगा, 4/3। अब क्या करें सर? देखो सूत्र भूल जाओ, सब सूत्र अपने को नहीं याद है मान लो,
तब क्या करोगे, तब ऐसे करो, इसी को खोल दो, जो पूछा है उसे खोल दो, सूत्र अपने आप बन जाएगा। चलो ऐसे पूछा है तो इसे खोल दो, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर बार जो पूछा है खोल दो आएगा। खोलना किसे है मैं बताऊंगा भी, तीसरे तक सवाल आओगे तब। यहां इसे खोल दो, आ जाएगा WNG, WNG खोल दो तो लास्ट बटे पहला NG अपान NW। एयर अपने घर से लगा दो, जो जिसके आगे कोई नहीं उसके आगे एयर होता ही है, आपको पता ही है। अच्छा, वैल्यू जो दिया है रख दो, आंसर हो गया। ANG का वैल्यू दिया होगा 3/2, NW का वैल्यू 4/3। इसे सॉल्व कर लो, ऊपर चला जाएगा यहाँ चला आएगा, ये ऊपर चला जाएगा यहाँ आ जाएगा, इतना तो आता ही होगा। 3 त्रिका 9, 4 दूनी 8। अब भिन्न का भाग मेरे भाई तो आता ही होगा आपको, या उल्टा करके गुणा कर दो। भिन्न का भाग ऐसे भी होता है, आप जानते होंगे मैथ इतना। 3/4 कर दो तो 3 त्रिका 9/8। आंसर हो गया मेरे भाई, आंसर हो गया। सरल है, फार्मूला याद करना पड़ा? बिल्कुल नहीं गुरुजी। चलो दूसरा देख लो। सर दूसरा क्या है? देखो, कांच के सापेक्ष जल का पूर्णांक। मैटर क्या दिया? दिया तो वही है, दिया है देखो, वायु के सापेक्ष कांच का पूर्णांक ऊपर दिया है। वायु के सापेक्ष कांच का पूर्णांक क्या है? 3/2। फिर क्या दिया है? वायु के सापेक्ष जल का पूर्णांक 4/3। वायु के सापेक्ष जल का पूर्णांक 4/3। अब क्या पूछ रहा है? वह कांच के सापेक्ष जल का पूर्णांक, कांच के सापेक्ष जल का पूर्णांक ये पूछ रहा है। दिमाग जल्दी मत लगा देना कि सर WNG मिल गया 9/8 तो GNW उसी को उल्टा 8/9। अरे मेरे भाई ये क्वेश्चन 2 लिखा हो, या तो एग्जाम में ये आएगा तो पहला वाला आएगा उसके साथ, ठीक है, या पहला नहीं आएगा तो ये आएगा दूसरा वाला आएगा। तो कैसे सॉल्व करना है? सॉल्व करोगे ना। हाँ, तो GNW खोल दो, उत्तर आ जाएगा NW अपान NG। लास्ट बटे पहला ऐसे खुलता है, कुछ नहीं तैयार लगा लो। सूत्र याद ही नहीं करना, सूत्र खुद बन जा रहा है। देखो 4/3, ये ANG का वैल्यू 3/2 और भिन्न का भाग सॉल्व कर लोगे तो 8/9। आंसर आ गया मास्टर, एकदम मस्त झकास। अच्छा, अब आ गया तीसरे की बारी। गुरुजी तीसरा बता दो बस। तीसरा दिया क्या है? ANG दिया है 1.5। अच्छा है। फिर दिया है कांच के सापेक्ष हीरे का पूर्णांक, मतलब कांच के सापेक्ष, जो जिसके सापेक्ष का उसे पहले फिर n और जिसका कहे उसको लास्ट में लिखते हैं डायमंड, GND कि दिया है कांच के सापेक्ष हीरे का पूर्णांक। क्या दिया है? 1.61। पूछा क्या है? AND वायु के सापेक्ष हीरे का पूर्णांक। देख लो यही पूछा है, वायु के सापेक्ष हीरे का पूर्णांक लिखना आना चाहिए आपको। अब AND कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे बताओ? सर खोल दो, अभी तक जो पूछ रहा था उसे खोल दिए। खोलोगे कभी जिंदगी में नहीं आएगा। खोल के देख लो, दिखा दे रहे हैं। AND अपान NA, फिर एयर इधर लगाए, एयर इधर लगाए, फिर क्या आ गया? एयर का पूर्णांक एक ही होता है, खत्म बात। फिर AND आ गया, जहां से चले थे वहीं तो पहुंच गए। कुछ नहीं मिला ना, इसका मतलब सर ये तो घपला हो गया। इधर WNG पूछा है, खोल दिए हैं, उत्तर आ गया। यहाँ GNW पूछा, खोल दिए, उत्तर आ गया। यहाँ AND पूछा, खोल दिए, फंस गए। तो अभी तक यही ना, खोलना किसे हम प्रॉपर बताया नहीं, अब जा रहे हैं बताने। समझो, खोलना सदैव उससे है जिसके आगे या पीछे एयर न लगा हो। न तो आगे एयर हो न तो पीछे, जिसके आगे ना एयर हो न तो पीछे एयर हो, कहीं भी एयर न दिखे, जिसके आगे पीछे एयर न हो, उसी को खोला जाएगा, चाहे वो पूछा गया हो चाहे न पूछा गया हो। बातें समझ में आई? संयोग है कि इसके आगे पीछे एयर नहीं था और ये पूछा भी गया था, इसके आगे पीछे एयर नहीं था और ये पूछा भी गया था, लेकिन यहाँ पूछा वो गया है जिसके आगे एयर है। तो खोलना सदैव उसे है जिसके आगे पीछे एयर ना हो। आप मुझसे कह सकते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि ये निरपेक्ष अपूर्णांक पढ़े होगे, तो एयर के सापेक्ष किसी का अपूर्णांक निरपेक्ष अपूर्णांक होता है, तो खुद के अपूर्णांक को खोलोगे तो क्या मिलेगा?
किसी के सापेक्ष होगा, उसे खोलोगे तब तो अलग अलग करेगा। समझ में आ रहा है? या बहुत सही हो गुरुजी। तो निरपेक्ष अपूर्णांक खोलने से कुछ नहीं मिलेगा। खोलना किसे है? जिसके आगे पीछे एयर ना हो। तो अब देखो ANG ANG GND AND किसे खोलना होगा? सर इसी के आगे पीछे एयर नहीं दिख रहा है। ओके, हाँ, चाहे पूछा हो या चाहे ना पूछा हो, खोलना सदैव उसे जिसके आगे पीछे एयर ना हो। तो GND खोल दो, लास्ट बटे पहला, AND अपॉन NG। तो एयर अपने घर से, जिसके आगे पीछे कोई नहीं उसके आगे पीछे एयर महाराज। GND का वैल्यू रखो, ANG का वैल्यू रखो, AND पूछा है आ जाएगा। नीचे और जाएं कि ना जाएं? एक कड़ी जाएं, 1.5 बराबर AND अपॉन ANG। हाँ, GND का वैल्यू क्या है देखो, 1.61, 1.61 वहाँ भी लिखे होंगे, और ANG का वैल्यू 1.5 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तुम्हें AND मिल जाएगा। AND वायु के सापेक्ष डायमंड का अपूर्णांक 15 × 15, 15 × 6 90 के 91, 15 × 15, 15 × 9 24, दशमलव कितने स्थान पे? 0.1 और 2 1 3 स्थान पे। ये देखो, ये हो गया आपका आंसर। आशा करता हूं समझ में आया है। अगर आया है तो एक क्वेश्चन होमवर्क, चौथा क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहा हूं, कर लेना। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 है तथा जल के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक 1.8 है, तो वायु के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक क्या होगा? लो भाई, ये हो गया क्वेश्चन। तो देख लेना, ठीक है। ये सभी आपको इंटर में काम देंगे, सेम क्वेश्चन काम देंगे, इसलिए यहीं पढ़े रहो। अपवर्तनांक पढ़ रहे हो, बहाना नहीं चलेगा, सब अपवर्तनांक ही है। अपवर्तनांक में संबंध जादुई तरीके से मैं बता दिया हूं, सूत्र नहीं याद करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, अब हम लोग आगे अन्य टॉपिक देखेंगे। अभी आपको हम बताने क्या चल रहे हैं कि क्यों अभिलंब को झुक जाती है किरण, क्यों अभिलंब से दूर हट जाती है, ये टॉपिक बता देते हैं, तब क्लोज करेंगे। देखिए, अब हम लोग चल रहे हैं मैथमेटिकली देखने कि जब किरण विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर क्यों झुकती है, और जब सघन से विरल में जाती है अभिलंब से दूर क्यों हटती है। तो चलो, हम तो इसे कई तरह से आपको बता सकते हैं, एक दो तरह से देखते हैं, आप जो इतने तरह समझ लो। विरल से सघन में जा रही है किरण, विरल माध्यम से सघन में, ठीक है। मान लो पहला माध्यम क्या हो गया था सर? विरल हो गया, और दूसरा माध्यम क्या हो जाएगा? सघन हो जाएगा। कोई भी माध्यम हो हमें नहीं पता, लेकिन विरल से सघन में जा रही है तो अब अभिलंब की ओर झुकना चाहिए। हाँ, तो चलो देखते हैं। अभी तो अपने को आपतित किरण पता है, किरण आ गई, गिर गई, आपतन कोण हो गया। जाने का रास्ता ये है, ठीक है, जाने का रास्ता ये है। शीर्षाभिमुख कोण आमने सामने बराबर होते हैं, देख लो, ये जितना ये है उतने कोण ये है। रास्ता अभी तो क्लियर है, ये पूरा कोण बराबर है ना, लेकिन जाएगी नहीं उधर, या तो दूर हटना है या तो इधर आना है। किधर जाना है हमें नहीं पता, लेकिन पता जो है वो तो चलो देख ले, चाल से बता दे रहे हैं, अपवर्तनांक से भी कहोगे बता देंगे, दोनों से बता देंगे, ठीक है। चलो दिखा देते हैं, दोनों से बता देंगे। पहले माध्यम में चाल क्या होगी सर? V1 होगी, पहले माध्यम में चाल V1। दूसरे माध्यम में चाल क्या होगी सर? V2 होगी, प्रकाश की चाल। हाँ, तो अब बताइए, चाल विरल माध्यम में ज्यादा होती है सघन माध्यम में? प्रकाश की चाल कहाँ ज्यादा होती है? विरल में, सघन में? तो सबका जवाब आएगा विरल माध्यम में ही ज्यादा होती है। ओके, तो इसका मतलब V1 इज ग्रेटर देन V2। कब? जब किरण विरल से सघन में जा रही है तो V1 बड़ा होगा किससे? V2 से। ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो हमको दोनों तरफ किससे भाग कर देना है? V2 से भाग कर दो, दोनों तरफ V2 से भाग कर दो। तो V2 से चलो भाग कर दे, तो V1 अपॉन V2 इज ग्रेटर देन 1।
भाई इधर भी V2 से भाग किए तो V1 अपान V2 हो गया, इधर V2 से भाग किए तो V2 V2 कट गया, एक आ गया। समझ में आ गया? हाँ सर, यहां तक तो समझ में आ गया। V1 अपान V2 इज ग्रेटर देन 1। अब जरा पीछे जाओ, पिछले क्लास में हम आपको एक सूत्र समझाए थे, क्या? साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू 1n2 इक्वल टू n2 अपान n1 बराबर V1 अपान V2। याद है? ये सूत्र दिए थे ना, कैसे बड़े काम का है। तो यहां से इतना तो आप जान ही सकते हैं कि सर साइन आई अपान साइन आर बराबर V1 अपान V2 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं नहीं, बराबर ही तो है। तो जहां V1 अपान V2 है वहां क्या लिख सकते हो? V1 अपान V2 के स्थान पे साइन आई अपान साइन आर, क्योंकि साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू V1 अपान V2। तो V1 अपान V2 के स्थान पे साइन आई अपान साइन आर इज ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। लिख सकते हैं कि नहीं? अब बताओ, साइन आर का क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, साइन आई इज ग्रेटर देन साइन आर। अगर साइन आई बड़ा है साइन आर से तो इसका मतलब आई ऑटोमेटिक बड़ा होगा आर से। आई क्या होना चाहिए? आर से बड़ा होना चाहिए। आई आर से बड़ा होना चाहिए। आई क्या है सर? आपतन कोण है। आर क्या होता है? अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण क्या होता है? अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है। तो अपवर्तन कोण क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। किससे? आपतन कोण से। तो ये बताओ, ये जितना है उतना ही तो ये कोण है, शीर्षाभिमुख कोण, आमने सामने बराबर। तो छोटा कब होगा? छोटा कब होगा? जब अभिलंब की ओर आएगा तब छोटा होगा, कि अभिलंब से दूर जाएगा तब? देख लो, जब ऐसे चला गया तब तो बड़ा हो गया आर ना, ज्यादा बड़ा कोण हो गया। अब कब छोटा होगा? छोटा तो तब होगा गुरुजी जब ये इधर आएगा आर। इस केस में आई आर से बड़ा है, आर छोटा हो गया। तो इसीलिए देखो मैथमेटिकली प्रूफ हो गया ना। इसका मतलब किरण किधर जाएगी? इसका मतलब किरण अभिलंब की ओर झुक जाएगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। लो, मैथमेटिकली एक फार्मूले से हम दिखा दिए। सर और फार्मूला बता रहे थे, और किसी से दिखाओ। लो, दूसरे से भी दिखा दे रहा हूं। चलो एक बात बताओ, अपवर्तनांक इसका क्या होगा? n1। इसका क्या होगा? n2। पहले के n1 दूसरे के n2। ओके, तो कौन ज्यादा है कौन कम? अपवर्तनांक। किसका अपवर्तनांक ज्यादा होता है? सघन का, विरल का? अगर शुरू से क्लास कर रहे होगे तो पक्का है पता होगा आपको। जिसका अपवर्तनांक अधिक होता है उसी को सघन कहते हैं, जिसका अपवर्तनांक कम होता है उसे विरल कहते हैं। मैंने शुरू में ही बताया था अपवर्तन के पहले लेक्चर में। तो अधिक अपवर्तनांक होगा, इसका मतलब n2 बड़ा होगा n1 से। सही बात। दोनों तरफ n1 का भाग करो, n2 अपान n1 बड़ा होगा 1 से। अब n2 अपान n1 देखो, यहां से क्या लिख सकते? n2 अपान n1 बराबर साइन आई अपान साइन आर नहीं है? देख लो, साइन आई अपान साइन आर बराबर n2 अपान n1 है कि नहीं? देख लो। तो n2 अपान n1 के स्थान पे क्या लिख सकते हो? साइन आई अपान साइन आर बड़ा है 1 से। यहाँ साइन आई क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा 3 गुणा साइन आर से, और ये रिजल्ट क्या मिल गया? आई बड़ा होगा आर से। यही तो प्रूफ करना था। और किसी से बताना है तो एक फार्मूला यही और बताए थे, λ1 अपान λ2। उससे भी लेकर कर सकते हो। तो आपको तो एक और तरीका नहीं जानकारी हो जाए, मस्त है। हम दो तरीके से मैथमेटिकली बता दिए। समझ में आया तो अच्छा, नहीं तो कौन पूछने वाला है आपको? पूछा तो जाएगा नहीं कहीं परीक्षा में। ये तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दिया कि अभिलंब को झुकने का क्या कारण होता है, कैसे कहा जाता है कि विरल से सघन में जाने पर चाल कम हो जाती है। विरल से सघन में जाने पर चाल कम हो जाती है, इसलिए अभिलंब को झुक जाता है। तो उसका कैसे आता है रिजल्ट समझ में आ गया होगा। अब सघन से विरल वाला भी समझा दें, काम खत्म। अब वैसे समझ ही गए होंगे, सघन से विरल भी इसी का जस्ट अपोजिट। तो चलो सघन से विरल देखते हैं। ये देखिए, सघन से कहाँ जा रही है किरण? विरल में। सघन से जब विरल में जा रहे तो रास्तवा देखाए दे। रास्तवा यही हो, ई का कोण आई हो गए, ई का हो गए शीर्षाभिमुख कोण आमने सामने बराबर बा, आपतन कोण आई बा। अब का होए पता नहीं, पहला माध्यम सघन दूसरा माध्यम विरल कह दिया। हमको आगे नहीं पता है क्या करना है। अगर चाल से प्रूफ करना है, सघन से विरल में जा रही है तो चाल, ये वाला चाल क्या हो जाएगा? पहले माध्यम में चाल V1 हो जाएगी और दूसरे माध्यम में चाल V2 हो जाएगी।
दूसरे माध्यम की चाल क्या हो जाएगी, V2 हो जाएगी। भाई विरल की चाल V2 और सघन की चाल V1। अब बताओ चाल किसकी ज्यादा होगी, V2 की ज्यादा होगी V1 की? सर V2 में चाल ज्यादा होगी, विरल में चाल ज्यादा होगी और सघन में चाल कम होगी। इसका मतलब V1, जो V1 है वो क्या होगा, लेस देन होगा V2 से। V2 ज्यादा होगा ना, लेस देन, ये सब तो पता ही होगा। जिसके ओर नोक होता है वो कम होता है, जिसके ओर नोक मुंह होता है वो बड़ा होता है। तो V1 चाल कम होगा V2 से। तो दोनों तरफ किससे भाग कर दें, V2 से भाग कर दो, और क्या, V1/V2। सर क्यों V2 से भाग कर रहे हैं, क्योंकि हमें V1/V2 को मान पता है ना, इसलिए। समझ में आ गया? हाँ, तो V1/V2, भाई V1/V2 लेस देन क्या हो जाएगा, 1। V2 से दोनों तरफ भाग कर दिए, और V1/V2 बराबर अभी बताए थे sin I/sin R बराबर V1/V2। आओ इसके स्थान पे लिख दो sin I/sin R लेस देन 1, क्रॉस मल्टीप्लाई sin I लेस देन sin R। इसका मतलब I क्या होगा, R से छोटा, I छोटा होगा R से। देखो I लेस देन R है, इसका मतलब I ये वाला कोण, जो दूसरा वाला कोण है उससे छोटा होना है। छोटा होना का अगर इधर आ जाएगा, अब कौन छोटा है सोचो, अब तो सर R ही छोटा है, लेकिन R क्या नहीं छोटा करना, बड़ा करना है, I को छोटा करना है। देखो I छोटा होना चाहिए R से, मतलब R बड़ा होना चाहिए। R बड़ा कैसे होगा, दूर हटेगा तब ना बड़ा होगा साहब। हाँ सर ये तो बात सत्य है। तो इसका मतलब दूर हटना है किरण को, तब तो R बड़ा होगा। अब देखो R बड़ा होगा I से। बड़ा छोटा का सिंबल पता होगा तो मजा आ रहा होगा, नहीं तो सोच रहे हो कि क्या कर रहे हैं, वही बतिया बार बार कर रहे हैं। इतना तो आना चाहिए अब आपको। अब सर अपूर्णांक से जरा करके दिखाइए। लो भाई अपूर्णांक से भी कर दे रहा हूं। इसका अपूर्णांक N1, इसका अपूर्णांक N2, तो कौन ज्यादा होगा सर, N1 ज्यादा होगा, N2 कम होगा। इसका मतलब N2 लेस देन N1। क्यों, क्योंकि N1 सघन है ना, तो N2 क्या है, लेस देन होगा N1 से। दोनों तरफ N1 से भाग करो। क्यों सर N1 से भाग कर रहे हैं, N1 से क्यों भाग कर रहे हैं, क्योंकि हमें N2/N1 का मान पता है, sin I/sin R होता है। अब समझ में आ गया होगा। दोनों तरफ N2 से भाग करने पर, लिख नहीं रहा हूं, अगर आपको प्रूफ करना कहीं दिखाना होता तो हम यहाँ बकायदा लिखते कि दोनों तरफ V2 से भाग करने पर, दोनों तरफ N1 से भाग करने पर, लेकिन कहीं प्रूफ नहीं करना है, आपको समझने के लिए बता दे रहा हूँ। तो N2/N1 के स्थान पे क्या हो जाएगा, sin I/sin R लेस देन 1। तो sin I लेस देन sin R, तेरे गुणा हो गया, I लेस देन R, काम खत्म। वही प्रूफ हो गया कि नहीं, सेम बात। तो चाहे अपूर्णांक से आप कर लो, चाहे चाल से कर लो, दोनों बात सेम है, किसी से भी कर सकते हो, दो रास्ते हैं। सघन से विरल समझा दिए, विरल से सघन समझा दिए। क्या बता रहा है, R ज्यादा होना चाहिए I से। ज्यादा कब होगा, जब दूर हटेगा तभी होगा। ये क्या बात स्पष्ट, इससे लिख दोगे, इससे स्पष्ट होता है कि किरण अविलंब से दूर हटेगी सघन से विरल में जाने पर। काम खत्म हो गया, प्रूफ। ठीक, कहीं प्रूफ नहीं करना आपको, इसलिए मैं इसे लिखा पढ़ा नहीं, केवल समझा दिया। क्योंकि मैंने कहा था कि जब हम अपूर्णांक समझा देंगे, चाल वाल का संबंध, तो मैं ये बताऊंगा, इसलिए बता दिया। ठीक है, ओके। तो आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। एंजॉय करें तब तक, धन्यवाद।